हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है स्टूडेंट डीएनए यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। यह पूरा डिटेल और डेप्थ नॉलेज होगा। इस सीरीज को देखने के बाद आप निम्नलिखित परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और जितने तरह के पीसीएस एग्ज़ाम, साथ ही ऑल वनडे एग्ज़ाम, जितने तरह के एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं, इन सारे एग्ज़ामों को आप निश्चित रूप से आप क्रैक करने में सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। उसी प्रकार से हम भी आज के इस वीडियो में इतिहास के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतिहास को अगर पढ़ने के हिसाब से बात की जाए तो इसे दो भाग में बांटा जाता है, जैसे भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। लेकिन हमारे भारत देश में अधिकांश परीक्षाओं में भारत के इतिहास को 90% या 85% के आसपास का वेटेज दिया गया है, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री को लगभग 10 से 15% वेटेज दिया गया है। या कई बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा ही नहीं जाता है। तो हम ये दोनों चीज़ों को देखकर ही सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री को। तो इंडियन हिस्ट्री में यदि इतिहास को भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय मानव जाति के विकास और इतिहास को यदि 5000 सालों की गणना करें तो इस आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत को, और इसमें भी हम एक शॉर्ट ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे केवल इंट्रोडक्शन के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यदि भारत की इतिहास की बात की जाए तो हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को बहुत सारे ऐसे फैक्ट और ख़ासकर भारतीय इतिहास में यदि सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो पूछा जाए तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और यदि दूसरे नंबर पर कहे तो एंशिएंट हिस्ट्री। और यह ट्रेंड देखा गया है कि मेडाइवल पिछले 10 साल या 12 साल के इतिहास के शेड्यूल को अगर हम नॉर्मलाइज करके देखें तो मुश्किल से ऐसा वक्त आता है कि मॉडर्न इंडिया और मेडाइवल इंडिया से किसी प्रकार का क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज हो। हाँ, छोटे मोटे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन खासकर पीसीएस एग्ज़ाम या दरोगा लेवल या सचिवालय वगैरह इस सब में जितने तरह के एग्ज़ाम हैं उसमें एंशिएंट और मॉडर्न इन दोनों का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है इसके अपेक्षाकृत मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री के। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से पहले प्राचीन भारत की। यदि प्राचीन भारत की बात की जाए तो प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे टॉपिक को हमें देखना है। तो और हाँ दोस्तों, इस लेक्चर को हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जितने भी वीडियो हम इस YouTube चैनल पर डालेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि आपको PDF भी अवेलेबल करवाया जा सके, ताकि उस PDF के माध्यम से आप सही से तैयारी कर सकें और समय का बचत हो, और उसी को प्रिंट करवा कर नोट्स के रूप में आप रख सकते हैं, या उसे समय बचाने में भी आप इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए शुरू करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहला कार्य होता है उस सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज को प्राप्त करना। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला टॉपिक है इतिहास सामान्य परिचय। इस टॉपिक में इतिहास के एक जनरल ओवरव्यू को देखने का हम प्रयास करेंगे, जिससे
कि इतिहास क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और हमारे एग्ज़ाम में पूछने का क्या महत्व है, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस विषय में सबसे पहला टॉपिक हमारा है सामान्य परिचय। उसके बाद दूसरा टॉपिक की बात करें तो आखिर हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी आखिर कहाँ से मिला, कैसे मिला और किस शर्त पे मिला, तो उन सारी कठिनाइयों को हम एक साथ अरेंज करके पढ़ने का प्रयास करेंगे इतिहास जानने के स्रोत में। उसके बाद जब हम इतिहास जानने के स्रोत को अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारा टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक संस्कृति। यह हमें गलत से आ गया है, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। इसमें हम खास कर देखने का प्रयास करेंगे कि जब मानव अपने प्रारंभिक युग में था और वह बिल्कुल धरती पर अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था, तो उस समय इंसान अपने विकास को कैसे बढ़ाया और आगे चलकर कैसे वह इंसान आज के इंसान में परिवर्तित हुआ, इन सभी कठिनाइयों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उनका यह मानना था कि भारत का इतिहास कोई ज़्यादा पुराना नहीं है और भारतीय लोग दुनिया में ज़्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन उनका घमंड और भ्रम तब टूट गया जब वह 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होना प्रारंभ हुआ और इस सिंधु घाटी सभ्यता के बदौलत ही आज के समय में अंग्रेज़ों को हमसे मुकाबला करने में पसीने छूट जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे आपके गांव में जो मकान बना हुआ होगा, हम सभी लोगों को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो पुराने जैसे 1990 या 1985 से पहले के जिनके मकान बने हुए हैं या उस समय के मकान हैं, तो आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा कि पूरा जो मकान इस तरह से बना हुआ है, इस मकान में बीच में आंगन होगा और यहाँ पे ये रास्ता होगा और किनारे किनारे जितने भी इस तरह से कमरे होंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रकला हैं और इसी वास्तुकला के आधार पर, इसी के बेस पे हमारा मकान जो गांव देहात में बना हुआ है वह इसी बेस पे बना हुआ है। तो ये जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृतियाँ। वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो उसके बाद फिर से विकास का अभाव भारत में होता है और उस विकास के अभाव को अंततः वैदिक काल में और ख़ासकर उत्तर वैदिक काल में कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता से मुकाबला किया जा सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों पूर्व मौर्य काल। दोस्तों, मौर्य काल से हमारा तात्पर्य है सम्राट अशोक का वंश और ख़ासकर चंद्रगुप्त और चाणक्य। लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य के आने से पहले क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या किस परिस्थितियों के आधार पर हमारे देश को उस समय विकास करने में मदद मिली, और ख़ासकर उसमें महाजनपद काल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। महाजनपद काल को देखने के बाद हम बहुत सारे नवीन धर्म का उदय होता है, उन धर्मों को हम इसी पूर्व मौर्य काल में देखने का प्रयास करेंगे। और इसी मौर्य काल के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा मौर्य काल। और एक चीज़ और दोस्तों, ये नहीं कहिएगा कि हाँ सर आपने सिकंदर का आक्रमण वगैरह नहीं पढ़ाया, तो सारा का सारा इस पूर्व मौर्य काल में ही और कुछ हद तक महाजनपद के बारे में, इन दो टॉपिकों के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अब बहुत अच्छे से डिटेल नॉलेज में प्रयास करूंगा देने का, नक्शा से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जब हम पूर्व मौर्य काल को ख़त्म करेंगे तो हमारा टॉपिक आ जाएगा मौर्य काल। इस मौर्य काल में भारत के इतिहास को अगर हम कहें तो अखंड भारत का सबसे पहला साम्राज्य इसी मौर्य काल में देखने को मिला। और ख़ासकर सम्राट अशोक के धर्म
ज्ञान के आधार पर और बौद्ध धर्म को उत्कर्ष का सबसे स्वर्ण काल इस काल को माना जाता है। जब हम मौर्य काल को पढ़ेंगे और जब मौर्य काल का अंत होगा तो उसके बाद आ जाएगा मौर्योत्तर काल। मतलब इस काल में भी भारत का इतिहास कोई ज़्यादा कोई ख़राब नहीं रहा, और हम यह भी नहीं कह सकते हैं। फिर भारत का इतिहास इस काल में 300 से 400 सालों तक इतिहास ऊपर नीचे जाता रहा, और मानव के विकास को एक तरह से आगे बढ़ने में बहुत सारे, और ख़ास करके भारत के इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रयासों को हम देखेंगे। खासकर हम लोग बहुत सारे बौद्ध संगतियों में भी हम इसमें देखेंगे, और पुष्यमित्र शुंग से लेकर के गुप्त काल के पहले का समय हम इस मौर्योत्तर काल में देखेंगे। जब मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद गुप्त काल हम लोग देखेंगे। इस गुप्त काल में जितने प्रकार के, खासकर समुद्रगुप्त से लेके श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, जितने तरह के लगभग 250 साल यह चला। तो इस 250 सालों के इतिहास को हम लोग गुप्त वंश में देखेंगे। क्यों गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब हम गुप्त काल को देख लेंगे तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल। गुप्त उत्तर काल या पूर्व मध्य काल, इसमें खासकर हम हर्षवर्धन के शासनकाल को ज़रूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल को ऐसा माना जाता है कि यह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट थे। लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं दोस्तों, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे वो बौद्ध धर्म के बहुत प्रबल अनुयायी थे। इसीलिए यह हिंदू सम्राट कहना बहुत ही ज़्यादा अप्रिय होगी, क्योंकि यह बौद्ध थे और इतना ज़्यादा बौद्ध धर्म से इनका लगाव हो गया था कि बहुत सारे ब्राह्मणों को इन्होंने जिंदा जला दिया था। यह एक बहुत ही बड़ी घटना थी दोस्तों। तो क्यों ऐसा किए, ये सब हम घटना गुप्तोत्तर काल में देखेंगे। जब गुप्तोत्तर काल को हम लोग देख लेंगे दोस्तों, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा दक्षिण भारत। क्योंकि अभी तक जितने भी हम लोग टॉपिक इससे पहले देखते आ रहे हैं, ये जितने भी ये सारे टॉपिक हम बता दें, इस सारे टॉपिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। किस भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों? उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक तरह से दक्षिण भारत के इतिहास को हम बहुत नीचे से और बहुत ही जीरो लेवल से देखने का हम प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे वंशज आए, खासकर तमिलनाडु का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो तमिलनाडु के इतिहास को हम लोग, और जितने भी द्रविड़ राजनीति, जैसे आज के समय में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हमारा देश में दो लोग का स्थान माना जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग और उत्तर भारत में आर्य लोग। तो आर्य लोग का इतिहास हम लोग उत्तर भारत में देखेंगे और द्रविड़ लोगों का इतिहास हम लोग दक्षिण भारत में देखेंगे। और इन सभी टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करने के बाद इसके हम विविध पहलू को देखेंगे कि क्या ऐसा, कौन सा ऐसा विविध पहलू है, किस तरह के ऐसे जानकारी हैं जो भारत को अच्छे से, प्राचीन भारत को खासकर पढ़ने में हमें बहुत ही उचित और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग इसमें जब विविध काल पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट को एक जगह करेंगे जो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से अधिकांश परीक्षा में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है हमारा वीडियो यह पसंद आया होगा। कल का हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास सामान्य परिचय। इतिहास सामान्य परिचय को हम कल के वीडियो में बहुत अच्छे से और डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो अगला वीडियो देखना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो हम अब चाहेंगे आपसे कि इस वीडियो को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इतना करें कि हर उस विद्यार्थी के मोबाइल में पहुँचे इस यूट्यूब के माध्यम से, कि वह ये न कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। हम जानते हैं दोस्तों कि आप लोग यह कर सकते हैं। तो दबा कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इतना करें कि हर स्टूडेंट के मोबाइल में पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।